जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सब जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप सब अब तक अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे और पूरी तरह से मॉक टेस्ट देना और उसको एनालिसिस करना, यही आप कार्य कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी सिलेबस रिसेंटली कंप्लीट किया होगा, जिनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। वे भी कोशिश कर रहे होंगे कि मॉक दे के थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी जनवरी से स्टार्टिंग की थी, तैयारी की और अब अप्रैल 10 को 11 को उनको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, उनका भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वे बच्चे जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। अब जब आपको दिखाई देता है कि अप्रैल 11 को आपका एग्ज़ाम है, 10 अप्रैल को आप अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर बढ़ रहे होंगे, तो 9 डेज ऑफ अप्रैल और आज 24 तारीख हो गई है, तो 7 दिन मार्च के, इतने दिन आपके पास शेष रह गए हैं। तो जिस भी अवस्था में आप हैं, अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लगातार मॉक दे रहे होंगे। आपने जो भी मॉक्स दिए हैं उनकी एनालिसिस करिए, देखिए कौन से आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। जो टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया है, जिसमें आप रेगुलरली लेस देन एवरेज टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें भी आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। ये वो टॉपिक्स होंगे जिन्हें एग्ज़ाम में आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अभी कमज़ोर है, अगर आपने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए हैं, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। आप डेली एक मॉर्निंग में मॉक दीजिए और फिर उसकी एनालिसिस कीजिए। शाम को एक बार फिर आप मॉक दीजिए और उसकी एनालिसिस कीजिए। इस बीच में जब आपको पता चलता है कि आपकी कोई कमियां हैं, कहीं आपको ज़्यादा समय लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस अभी भी आपसे गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको पॉलिश करने की ज़रूरत है। देखिए, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, इसमें बहुत ही हाई स्कोर रहने वाला है। तो आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करेगी। एग्ज़ाम जब आसान होता है तो मार्क्स ज़्यादातर लोगों के अच्छे आते हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है वो हाई हो जाता है और हाई कट ऑफ के हिसाब से ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा ही आपने आरआरबी के एग्ज़ाम में देखा था, ऐसा ही आपको नाबार्ड के प्रीलिम्स में दिखाई दिया था और अब ऐसा ही आपको आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में दिखाई देगा। इसमें निश्चित रूप से आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूरे नंबर आएंगे। इसमें रीजनिंग सेक्शन में भी आपके पूरे नंबर आएंगे। जो भी कमियां होंगी, जो भी नंबर कटेंगे, वो आपके इंग्लिश में ही कटने वाले हैं। इसलिए जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग है, जिन्होंने इंग्लिश को सफिशिएंट टाइम दिया है, जिन लोगों ने भरपूर प्रैक्टिस की है, सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, उन बच्चों को यहाँ एडवांटेज मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपके पास में अपने इस भविष्य को बदलने का समय नहीं बचा है। अभी आपके पास में जो लास्ट के 15 दिन हैं, इनमें आप जी तोड़ मेहनत करिए। अगर आपको लगता है कि अभी इंग्लिश कमज़ोर रह गई है, तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो निमिषा बंसल मैडम के 11 आवर 29 मिनट्स टाइप उनका वीडियो है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स इन 15 दिन में देख डालिए। आपकी कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी एक बार हो जाएगी सारे कॉन्सेप्ट्स की। अगर आप अनुभव गोस्वामी सर के पिछले साल अप्रैल के महीने में किए हुए जो उनकी मैराथन थी, जिसका नाम था 120 + 30 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, उसको आप कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। वो 9 घंटे 45 मिनट टाइप का वीडियो है। ये दोनों वीडियो मेरे YouTube चैनल कृष्ण गीतामृतम की इंग्लिश सेवा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप देखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो टाइम आप लास्ट मोमेंट में इंग्लिश के रिवीजन में लगाएंगे, ये निश्चित रूप से आपको बाकी स्टूडेंट से, बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे आगे लेके जाएगा। एग्ज़ाम आसान है, इसलिए आपको 1 गो में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं जो आपको ना आता हो।
इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी एक तरफ से चलते हुए अपने पूरे पेपर को कंप्लीट करें। अगर कोई वीक टॉपिक आपका है, आपने मॉक दे रखे हैं, आपको पता है कि इसमें मैं फंस जाता हूं, तो उस टॉपिक को आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं। उसको आप फर्स्ट गो में मत करिए, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम है। उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस को एक तरफ से आप करते हुए आगे बढ़िए। अगर अभी भी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, अगर अभी भी आपने बहुत सारे मॉक्स नहीं दिए हैं, तो टाइम है आपके पास। इस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाई करिए। मॉक जरूर सुबह और शाम को एक, जैसे हम लोग दवाइयाँ खाते हैं सुबह शाम, ऐसे ही आपको लेना है। मॉक करना ही नहीं है, उसकी एनालिसिस अच्छे तरीके से करनी है। और एनालिसिस में स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि वे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ज़्यादा समय लग रहा है। उस समय को कम करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, या कहीं आपके अप्रोच में कोई गड़बड़ आप पाते हैं तो उस अप्रोच को सही करिए और फिर प्रैक्टिस करिए नए अप्रोच के साथ। ऐसा करके आप अपने टाइम को भी कम कर लेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग के पेपर आसान रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको वन गो में ही पेपर को करना होगा। अगर आप सोचेंगे दौड़ के करूंगा तो आपका टाइम किल हो जाएगा। इंग्लिश के केस में एक तरफ से आप चलिए, जिसमें आपको डाउट लगता है उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपका समय बचता है तो आप वापस आ जाइए, उस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। अगर आप सही आंसर पे पहुंच जाते हैं तो ही आंसर करिए। जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर मोर देन वन शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। उस केस में जो बच्चे 100% एक्यूरेसी के साथ अपने आंसर्स करते हैं उनको कुछ मार्क्स एडवांटेज के रूप में मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम है। आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो 90 या उससे भी अबव भी जाने वाला है। तो ऐसे में आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं सही से क्लियर है, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट करके और फिर निगेटिव भी लेने से अच्छा है कि उसको छोड़ के आप बाकी क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप इस रणनीति के साथ प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं एक बार इस बात को जोर दे के कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी भी मॉक ज़्यादा नहीं लगाए हैं, वह सुबह एक और शाम एक दवा की तरह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बिना उसको भूले सुबह शाम एक एक मॉक ज़रूर दीजिए। मॉक देने के तुरंत बाद उसकी एनालिसिस करिए, स्पेशली टाइम फैक्टर। जब सारे बच्चे मॉक देते हैं तो एक एवरेज टाइम निकल के आ जाता है। किसी भी क्वेश्चन में आपका टाइम एवरेज टाइम के ऊपर अगर दिख रहा है तो अभी आप उसको काम करिए, उस पर उसकी प्रैक्टिस करिए, और उसको कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं पकड़ पाए तो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। मैथ रीजनिंग आपसे बहुत आसानी से होगा, लेकिन इंग्लिश ही आपको थोड़ा सा परेशान करने वाली है। नाबार्ड का एग्ज़ाम जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया था वे सब जानते हैं कि 5 मिनट बाकी थे, उससे पहले ही सारे बच्चे अपने क्वांटिटेटिव 20 मिनट्स का जो टाइम मिलता है उससे पहले ही 5 मिनट पहले ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 5 मिनट पहले ही रीजनिंग का पेपर सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया था। लेकिन इंग्लिश ऐसी ट्रिकी थी कि उसमें कोई भी बच्चा शायद ऐसा रहा होगा जिसने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों और एक्यूरेसी के साथ किए हों। तो आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम को में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो आप सरप्राइज नहीं रहिएगा, पहले से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे के प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ इजी, कुछ मीडियम, मॉडरेट और कुछ हार्ड मॉक्स भी दे के देखिए, ताकि जैसा भी पेपर आपको मिलेगा, आपकी शिफ्ट में जैसा भी पेपर आएगा, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जो बच्चे अभी 1 जनवरी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं और उन्होंने केवल ये देखने के लिए कि आरबीआई के माध्यम से हम थोड़ा सा एक बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एग्ज़ाम हॉल का ले लेंगे, उनको मेरी सलाह है कि आप भी मॉक दे के जाइए। आप ऐसा मत करिए कि मेरा तो सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो मॉक कैसे दूं, मेरे नंबर नहीं आएंगे। आप डरिए मत, आखिरकार आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अभी से एग्ज़ाम देने लगिए। जब आप रोज़ मॉक देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस मैं जाके कर पाऊंगा, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे व्यक्ति बड़ी से बड़ी बाधा पार कर जाता है। जब आप मॉक देते हैं,
आपके स्कोर अच्छे आने लगते हैं तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है, ये कॉन्फिडेंस एक्चुअल एग्ज़ाम में आपके नंबर्स को और इंक्रीज़ कर देता है। जिनके मॉक में नंबर नहीं आते हैं उनको भी ये पता चल जाता है कि अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। पहले सिंप्लीफिकेशन करूँगा, फिर मैं डीआई करूँगा, फिर मैं जाऊँगा। जैसा जैसा आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइए और उस रणनीति को अगले 10-15 दिन में पूरी तरह से फाइनल कर लीजिए। एग्ज़ाम में जाके आपको कुछ नया नहीं करना है। जो आप मॉक में करते चले आ रहे हैं, जो अगले 15 दिन में आप करेंगे, उसे ही आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में करना है। वहाँ जाके कोई एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाइएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा और उसकी भरपाई के लिए आपको अवसर भी नहीं मिलेगा। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, पहले डीआई कर लूँ, फिर सिंप्लीफिकेशन कर लूँ, बाद में अर्थमेटिक करूँगा, नहीं पहले अर्थमेटिक करूँगा फिर डीआई करूँगा, नहीं, जो भी आपको करने एक्सपेरिमेंट वो सारे अभी करके देख लीजिए और उसके रिजल्ट भी अभी मॉक के माध्यम से चेक कर लीजिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है। वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाइएगा, नहीं तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपसे जब एक सेक्शन खराब हो जाता है आपका तो अगले सेक्शन में भी उसका असर आता है। जो बच्चे लगातार मॉक देते हैं वे इस बाधा को पार कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन में टाइम भी लगा देते हैं और उसका आंसर भी नहीं निकाल पाते। वहाँ हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, टाइम का प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे समय में जब बच्चा अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, जब वो हड़बड़ाहट में और गलतियाँ करना शुरू कर देता है, वहाँ जिन बच्चों ने लगातार रोज मॉक किए होते हैं उनके अंदर ये रिजिलियंस होता है, गिर के उठ खड़े होने की जो उनके अंदर क्षमता आ जाती है। बार बार उन्होंने हार्ड मॉक में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखा होता है, इसलिए वहाँ पे उनसे टाइम वेस्ट नहीं होता है। उस कठिन घड़ी पे जब टाइम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, वहाँ पे भी आप फिर से एक बार जोर लगा दें और इस तरह आप पार कर लेते हैं इस नैया को। मेरा आपसे कहना है कि एग्ज़ाम केवल आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है। एग्ज़ाम इसलिए भी होता है कि वो देख पाए एग्जामिनर कि 5 सिंपल क्वेश्चन आए, इसके बाद एक हार्ड आ गया, आप क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वन गो में चले जा रहे थे, आपने हार्ड पे ध्यान नहीं दिया कि इसका तो मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, टाइम वेस्ट करेगा, और आप उसमें उलझ गए। इसलिए वो बीच बीच में हार्ड क्वेश्चंस डालता है। जैसे ही आपको दिख जाए कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अटपटा है, टाइम लगाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप तुरंत स्किप करिए। 100 नंबर तो मेरिट नहीं जाएगी ना, ये तो आप श्योर है। तो आप कुछ क्वेश्चंस को आप बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार रहिए कि अगर मैं फंसूंगा तो मैं भागूंगा वहां से, अगर मुझे लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन जब आप छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वहां से आपके बाकी क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। वहीं जो बच्चे बिल्कुल अपने प्राउडनेस पे ले लेते हैं कि भाई ये कैसे नहीं होगा मेरे से क्वेश्चन, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो 100 क्वेश्चन इस टॉपिक में किए थे, मुझसे कैसे नहीं होगा, वे उसमें फंस जाते हैं और वे अपने जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ देते हैं या छूट जाते हैं, और इसकी वजह से उनके अटेम्प्ट कम हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो केवल नॉलेज के साथ नहीं जाना है एग्ज़ाम में, एक रणनीति के साथ जाना है, ओपन माइंड के साथ जाना है कि जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा उसके हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लूँगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके अंदर जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके एग्ज़ाम उतने अच्छे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो, आपका आरबीआई असिस्टेंट के इस प्रीलिम्स में आप अच्छा करें। जो भी आपने सबसे ज़्यादा नंबर मॉक में लेके आज तक आए हैं, वही स्कोर आप दोहरा पाएँ या उससे भी अच्छा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।